अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 स्पेशली है गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, यानी कि गिरफ्तार आपको किया जा रहा है तो किस बेस पर किया जा रहा है, अगर किन्हीं मुद्दों पर बिना बात के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किन पर गिरफ्तार किया जा सकता है, कौन सी दंडात्मक प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 22 में है। इसमें दो तरीके का वर्णन है, अपराध से पहले की कंडीशन में और अपराध के बाद की कंडीशन में। अपराध से पहले की कंडीशन में और अपराध के बाद की कंडीशन में। अपराध से पहले की कंडीशन को हम निवारक निरोध बोलते हैं, और अगर आप पर अपराध सिद्ध हो गया है, आप अपराधी घोषित हो गए, आप पर अपराध सिद्ध हो गया है, तो उसके बाद आपके खिलाफ क्या चलता है, दंडात्मक अवस्थाएं। ठीक है ना। तो दो तरीके का प्रोसेस होता है। अपराध से पहले की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निवारक निरोध। ठीक है। और अपराध के बाद की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दंडात्मक व्यवस्था। दंडात्मक व्यवस्था। अपराध के पहले गिरफ्तारी के मामले में काले कानून के तौर पर हमने सबसे पहली बार रॉलेट एक्ट को देखा था 1919 में। ध्यान है, अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर के आए थे 1919 में, और उस रॉलेट एक्ट की कंडीशन क्या थी, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ना कोई कानूनी दावपेच आपका सुना जाएगा, ना आपकी कोई अपील सुनी जाएगी, ना आप कोई दलील दे पाएंगे, ना आप अपना कोई वकील खड़ा कर पाएंगे। बस अंग्रेज जब चाहेंगे आपको गिरफ्तार कर लेंगे, जितने दिन तक चाहेंगे उतने दिन तक गिरफ्तार कर लेंगे, और जब चाहेंगे तब आपको छोड़ देंगे। ये क्या था, ये पता है, अंग्रेज ये प्रोसेस किसके लिए लेकर के आए थे, अंग्रेज ये प्रोसेस इसके लिए लेकर के आए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में अंतिम तौर पर अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंतिम जीत किसकी हुई थी, अंग्रेजों की। अंतिम तौर पर जीत अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो जितने ऊंचे पायदान पर होता है उसके लिए जवाबदेही उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ऊंचे पायदान पर खड़े हैं और उसके बाद यदि आप जवाबदेह नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस पद के काबिल नहीं हैं। हमारी वर्तमान की सरकार की नीतियों को आप देखिएगा तो आपको क्या पता चलता है, डायरेक्टली पता चलता है ना कि ये काम गलत हो रहा है साहब, कि नेहरू ने ऐसा किया था। आप कहते हैं कि ये काम गलत हो रहा है भाई, तो कहते हैं कांग्रेस ऐसा कर रही थी। अरे भाई, कांग्रेस में गलतियां थी इसीलिए तो तुमको लाए। अब तुम भी उन्हीं चीजों को दोहराएंगे, इसका मतलब क्या है ना। यानी कि जब आप अपने पद के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, इसका मतलब है आप उस पद के काबिल नहीं हैं। अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में जीत गए थे, और अंग्रेज जब प्रथम विश्व युद्ध के विजेता थे तो उनके सामने छवि रखनी थी उनको अपनी, क्या है कि दुनिया के विजेता की। और दुनिया के विजेता की छवि ये होती है कि वह सभी को माफ करना सीखे। सबसे पहले तो आपके परिवार में भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, कितने लोग होते हैं और कितनी बार झगड़े नहीं होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि झगड़े के दौरान जो परिवार का मुखिया है वो बाकी बचे हुए को मार के कहीं फेंक दे? ये तो मतलब नहीं है। आप प्रथम विश्व युद्ध जीते हैं, आप विश्व विजेता हैं, तो इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया आपके लिए तो क्या है, बच्चे की तरह है। और जब पूरी दुनिया आपके लिए बच्चे की तरह, इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया को माफ करके आपको आगे निकल जाना चाहिए। कि शैतान बच्चे को आप ज्यादा दंड देंगे, और अगर शैतान बच्चे को आप ज्यादा दंड देंगे ना, तो उस शैतान की खोपड़ी सटकेगी, बनेगी नहीं। शैतान बच्चे को अगर लाइन पर लाना है तो उसको जवाबदेह बनाइए, उससे प्रेम से बात कीजिए। लाइन पर लाने का एक ही तरीका है, उसके साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए, उसको ऐसा लगे कि ये मेरे अपने हैं। अगर शैतान बच्चे को खिलाफ आपने क्या कर दिया, दो डंडे लगा दिए,
चार बातें बेवकूफी भरी बोल दी, तो इसका मतलब क्या है? तो उसके दिमाग में क्या लगेगा? मैं तो कोई घर का होती ही ना वैसी, ये सब वैसे ही बेकार है, इन सब का कोई मायना नहीं है मेरे लिए। ये उद्दंडीपन उतरता है। और यही हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यही हुआ। घटनाएं देखिएगा आप, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली का विघटन कर दिया जाता है ना, और जर्मनी का विघटन कर दिया जाता है। और इटली और जर्मनी के विघटन से जब इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है, तो एकीकरण के बाद एक ऐसे शैतान बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम हिटलर है, और दूसरा शैतान बच्चा जिसका नाम मुसोलिनी है। और ये दोनों इतने शैतान बच्चे हैं कि यही दोनों आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे देते हैं। आप ये कह पा रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार कोई एकमात्र व्यक्ति है तो वो हिटलर है, लेकिन आप उसके पीछे की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आप पाएंगे तो उसके लिए जिम्मेवार हिटलर नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार अंग्रेजी हुकूमत है, क्योंकि विजेता अंग्रेजी हुकूमत थी। उनको इनका विघटन नहीं करना था, जो उनसे हार गए उनका सम्मान करना था, और सम्मान करने के साथ उनको यह कहना था कि आगे से ऐसा मत कीजिएगा। दुनिया को दूसरा विश्व युद्ध देखने को नहीं मिलता अगर अंग्रेजों ने दरियादिली दिखाई होती, लेकिन अंग्रेजों ने दरियादिली नहीं दिखाई। परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। बातें केवल यही नहीं रुकी थी, बातें और भी आगे बढ़ गई थी। जो कोई भी जर्मनी और इटली के साथ था उन सबको इन्होंने दंड दिया, और उन सबको इन्होंने दंड दिया के तहत तुर्की जर्मनी के सहयोगी के तौर पर था। पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम काम कर रहे थे या उससे पहले जितने भी शासक हुआ करते थे, वो सभी के सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुर्की से संबंध रखते थे। तुर्की से संबंध इसलिए रखते थे क्योंकि तुर्की में इनका सबसे बड़ा मठाधीश, हमारे यहां जिसको बोलते हैं, इनके यहां उसको खलीफा बोलते हैं, खलीफा रहता था। तुर्की का अंतिम खलीफा कमाल पाशा था। अंग्रेजों ने तुर्की के अंतिम खलीफा कमाल पाशा को अपदस्थ कर दिया, पद से उतार दिया तथा उस पद को वहीं समाप्त कर दिया। पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम थे उन सभी को लगा कि ये तो हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, और जब ये हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के वे सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम थे, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम थे, वे सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और अंग्रेजों के वो जो खिलाफ हुए, उसी को नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन की जड़ें भारत में भी देखने को मिली। इस तरीके से उभर रहे इस दौर के आंदोलनों को रोकने के लिए अंग्रेज नया कानून लेकर के आए थे, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि अंग्रेजों को यह डर सताने लगा था कि हमारे खिलाफ इस तरीके से अगर लोग विद्रोह करते रहेंगे तो इस विद्रोह से हम पनपेंगे कैसे। इस तरह के विद्रोहों को दबाने के लिए अंग्रेज एक नया कानून लेकर के आए थे, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट हमारे अधिकारों का दोहन करता था। क्या दोहन करता था? ये रॉलेट एक्ट ये दोहन करता था कि हमारे अधिकार हैं कि अगर हमें गिरफ्तार करने पुलिस आई है तो क्या वो वारंट लाई है? अगर हमें गिरफ्तार करने पुलिस आई है तो क्या उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है? अगर गिरफ्तार करने हमें पुलिस आई है तो क्या हमें अपनी जवाबदेही में वकील करने की छूट है कि नहीं है? ये सारी चीजें हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ये सब चीजें बंद कर दी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे तब पकड़ेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? अंग्रेज डरे हुए थे। भारत में उभर रहे आंदोलन से अंग्रेज डरे हुए थे। जब आप डरे हुए होते हैं तो तमाम इधर उधर की बातें करते हैं, और यही किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज लेकर के आगे क्या? रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हो गया। परिणाम यह हुआ कि उल्टा सीधा ही कदम था अंग्रेजों का। जो आंदोलन अभी स्पष्ट रूप से नहीं उभरा था, वो आंदोलन 1920 में हमने स्पष्ट रूप से देखा, जिसको हमने असहयोग आंदोलन के तौर पर जाना। वो रॉलेट एक्ट की ही देन है। समझ रहे हैं ना?
तो निवारक निरोध के विपक्ष में कोई कानून सबसे पहली बार बना था, तो वो कौन सा बना था? रॉलेट एक्ट। क्लियर है? दूसरा, निवारक निरोध के अंतर्गत होता क्या है? कोई भी व्यक्ति, ये तो बन गया। अब इसमें निवारक निरोध में होता क्या है? कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्य या अपराध को रोकने के लिए संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस 3 माह के लिए गिरफ्तार कर सकती है। यही कानून, ये वाला, आज भी जारी है। आपको ध्यान हो तो 370 का कश्मीर का मुद्दा चला था, और जब 370 का कश्मीर का मुद्दा चला था तो वहां के जितने भी राजनेता थे उन सबको नजरबंद करवा दिया गया था पुलिस से। ये भी एक तरह की अरेस्टिंग होती है, इसको हाउस अरेस्टिंग बोलते हैं। इस अरेस्टिंग के तहत क्या होता है, आपके मोबाइल वगैरह सारे कनेक्शन काट दिए जाते हैं, आपके मोबाइल वगैरह सब जब्त कर लिए जाते हैं, आपको घर के अंदर बस स्वतंत्र रूप से रहने की छूट होती है, घर के बाहर पहरेदारी पर पुलिस लग जाती है, आपको खाने पीने आने जाने जिसकी भी जरूरत होती है सारा काम पुलिस कराती है। इसको हम हाउस अरेस्टिंग या नजरबंदी बोलते हैं। अगर आज भी, इसका मतलब क्या है कि अगर आज भी किसी व्यक्ति के खिलाफ संदिग्ध स्थिति नजर आती है, ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कहीं, मान के चलिए चुनाव हो रहा है और चुनाव होने के दौरान आपने कई बार सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, तो ऐसा पुलिस ये सोच करके करती है कि इस व्यक्ति के कारण कहीं दंगे ना फैल जाए। तो उसमें भी नो अपील, नो वकील, नो दलील वाली कंडीशन होती है, और ऐसी कंडीशन के तहत व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, ये निवारक निरोध है। समझ गए ना? निवारक निरोध, निवारक निरोध का मतलब है कि वे कानून जो जब लागू किए जाते हैं व्यक्ति के मूल अधिकारों का दोहन करते हुए, जब वो उस व्यक्ति पर संदेह होता है। समझ गए ना? यानी कि किसी व्यक्ति पर संदेह है, और संदेह की कंडीशन में, जैसे मेरे मूल अधिकार क्या है? मेरे मूल अधिकार है कि मुझे कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, सारी की स्वतंत्रताएं हैं, ये मेरे मूल अधिकार हैं। लेकिन अगर मैं सरकार की नजर में गलत हूं तो मुझे हाउस अरेस्टिंग करा सकती है, वो मुझे डायरेक्ट अरेस्टिंग करा सकती है, और मेरी डायरेक्ट अरेस्टिंग भी कम से कम, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 3 माह के लिए हो सकती है। ठीक है ना? समझ गए निवारक निरोध? अब दूसरी तरफ चलते हैं हम। अपराध के बाद क्या होता है? दंडात्मक प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? वारंट जारी होता है। वारंट जारी होता है। वारंट केवल सामान्य जुर्मों के लिए जारी होता है। वारंट जाते हैं ना, सम्मन, अगर सामान्य जुर्म है तो सम्मन जाते हैं। अगर कोई संगीन जुर्म है, आपने किसी को काट दिया है, आप पर कोई देशद्रोह का मुकदमा है, तो वहां आपके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, सीधी अरेस्टिंग होती है वहां आपकी। समझ गए? सबसे पहला काम क्या होता है? वारंट जारी होता है। दूसरा काम क्या होता है? 24 घंटे का समय दिया जाता है पुलिस। वारंट जारी हो जाने के बाद आपको पकड़ा जाएगा। पकड़े जाने के बाद में आपके पास क्या किया जाएगा? पुलिस आपको पकड़ने के लिए आएगी। पुलिस आपको पकड़ने के दौरान पुलिस के पास 24 घंटे का समय होगा। आपको पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद 24 घंटे का समय होगा। इस 24 घंटे के समय के अंदर अंदर आपको कोर्ट में ले जाकर के पुलिस को पेश करना होगा। इसमें आने जाने का समय और छुट्टी के दिन को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे संडे की कोर्ट की छुट्टी है, जब कभी भी राजनेता खेल खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं वो समझिएगा। और मान के चलिए कि मंडे की भी कोर्ट की किसी कंडीशन में छुट्टी है, और मान के चलिए ट्यूसडे की भी किसी कंडीशन में छुट्टी है कोर्ट की, यानी कि कोर्ट की छुट्टियां हैं 3 दिन की, 3 दिन की कोर्ट की छुट्टियां हैं। आप गद्दी पर हैं और आपको किसी व्यक्ति से शिकायत है तंगड़ी वाली, आपने पुलिस को पैसा दे करके, आपने पुलिस को पैसा दे करके उसको अरेस्ट करा दिया। पुलिस के पास टाइम होता है 24 घंटे का आपको कोर्ट पहुंचाने का।
यानी कि आपको अब छोड़ा कहां से जाएगा? कोर्ट से। कोर्ट खुलेगा 3 दिन बाद, लग गई लंका। ये जो बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह के खिलाफ जो भी रणनीतियां रची जाती हैं वो उसी तरीके से रची जाती है। क्लियर है? अगली बात, 2 चीजें हो गई। सबसे पहले वारंट जारी होता है, पुलिस के पास 24 घंटे का समय होता है, आपको अरेस्ट कर ले और कोर्ट में पहुंचाए। तीसरी कंडीशन, क्योंकि हम यहां क्या कह रहे थे, ना तो अपील सुनी जाएगी, ना दलील सुनी जाएगी, ना वकील किया जाएगा, लेकिन यहां सब कुछ होगा। यहां अपील भी होगी काय के द्वारा, यहां दलील भी होगी, भैया मुद्दा पहुंचा दो जल्दी, और यहां वकील भी होगा, यहां वकील भी होगा। और ये वकील क्या कर रहा होगा? यहां अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होता है। जैसे कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में वो व्यक्ति थोड़ी नहीं अपनी गवाही देगा, डायरेक्ट गवाही नहीं होती उसके, वो क्या, वकील उसका केस लड़ता है ना, वकील उसको छुड़ा करके लाएगा। लेकिन अगर कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास वकील की फीस देने के लिए फीस नहीं है, तो भी उसको वकील दिया जाएगा। और इस तरीके के, यानी कि कमजोर वर्ग के व्यक्ति को जो वकील दिया जाता है उस वकील को सरकारी वकील कहते हैं। उस वकील को क्या कहते हैं? सरकारी वकील कहते हैं। क्लियर है ये बात? 3 बातें हो गई। वारंट जारी होगा, 24 घंटे के अंदर पुलिस को पहुंचाना होगा, बस आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा, छुट्टी का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। वकील करने की आपको छूट होगी, आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वकील दिया जाएगा। क्लियर है? 3 बातें हो गई। चौथी बात, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है ये जानने का आपको पूरा अधिकार होगा। इन दोनों बातों में अंतर समझ में आया? इन दोनों बातों में अंतर समझ में आया? ये पुलिस की सामान्य कार्रवाई है और ये पुलिस की विशेष कार्रवाई है। पुलिस की सामान्य कार्रवाई अपराध के बाद शुरू होती है। पुलिस की सामान्य कार्रवाई कब शुरू होती है? और अपराध के बाद जो सामान्य कार्रवाई शुरू होती है उसको दंडात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और पुलिस की जो विशेष कार्रवाई होती है वो अपराध के पहले ही शुरू हो जाती है। और अपराध के पहले जो शुरू होती है प्रक्रिया उसको निवारक निरोध कहा जाता है। और निवारक निरोध का पहली बार प्रयोग किस दौरान किया गया था? हमारे यहां भी इसका अभी भी वर्तमान में भी प्रयोग हो रहा है और हमने धारा 370 के तहत देखा भी था। कई लोगों को हाउस अरेस्टिंग करा दिया था। जिन जिन से ये लग रहा था कि ये लोग दंगा करा सकते हैं उन्हीं को हाउस अरेस्ट करा दिया, निकल लो चलो। अब उनको जब छोड़ा गया जब तक कश्मीर के टुकड़े कर दिए गए, जाओ कर ले क्या करना। समझ में आ रही है ना बात? नेक्स्ट, कुछ विशेष बातें हैं इसी को लेकर के। 1950 से 60 के दौरान निवारक निरोध अधिनियम यानी कि पीडीए लाया गया था। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, पीडीए कब लाया गया था? 1950 से 60 के बीच में। 1960 से वर्तमान तक एक इसी तरीके का अधिनियम चल रहा है जिसको एएफएसपीए अप्सपा बोलते हैं। अप्सपा किन के खिलाफ लगाया जाता है? आप निवारक निरोध अधिनियम की बात करेंगे तो ये पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। अप्सपा जो होता है, जिस जिले में यह लगता है वहां के घरों में आर्मी या पुलिस कभी भी घुस सकती है। एक तरह से आप इसको क्या समझ सकते हैं? राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति। तीसरा कानून 1970 में लाया गया था जो वर्तमान तक जारी है, यूएपीए, निवारक निरोध के जैसा ही। यूएपीए का ये फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिंग एक्ट। ये यूएपीए क्या था? यूएपीए ऐसा है कि जैसे सामान्य कामों को करने के लिए आपको चुना गया है,
सामाजिक कार्यों को करने के लिए आपको चुना गया है, और सामाजिक कार्यों को आपको करने के लिए चुना गया है, लेकिन आप कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कोरोना के दौरान बहुत सारे केस ऐसे सुनने को मिले थे कि डॉक्टर जो हैं वैक्सीन देने के लिए गए थे और उनके ऊपर थूक रहे थे लोग, तो उनको यूएपीए के अंडर में गिरफ्तार किया गया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था उनके खिलाफ सीधा देशद्रोह का मुकदमा था। समझ रहे हैं ना? निवारक निरोध अधिनियम का लागू होने का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर निवारक निरोध अधिनियम कोई भी लागू हो गया है, चाहे वो अपसपा हो, चाहे वो यूएपीए हो, चाहे वो मीसा हो, चाहे एनएसए हो, चाहे टाड़ा हो। टाड़ा को तो नाम सुना होगा, ये सभी उसी के लिए अधिनियम है। इनका किसी का भी लागू होने का मतलब है देशद्रोह का मुकदमा लग जाना। ठीक है ना? आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप पर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है। आप किसी इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हुए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है, छूटेंगे भी नहीं। इसी को यूएपीए बोला जाता है। इसीलिए आपने सामान्य कंडीशन में देखा हुआ कि जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, उस सामान्य स्थिति में जब तक बात हद से ना गुजर जाए, अगर कोई भी बच्चा गलत एक्टिविटी करता है तो पुलिस नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझ रहे होते हैं। इसमें बचपना है, लड़कपन है, ये लड़कपन इसके जीवन को नष्ट कर देगा, क्योंकि इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो काय के तहत होगी, और यूएपीए के खिलाफ कार्रवाई होने का मतलब है देशद्रोह का मुकदमा चलना, वारंट भी नहीं कटेंगे। समझ रहे हैं ना? अगली बात, एक नियम आया था 1971 से लेकर के 77 तक चला था, ये दोनों अभी भी क्रियान्वित हैं, आप समझ लीजिएगा। अपसपा आज भी चल रहा है और यूएपीए आज भी चल रहा है। निवारक निरोध 50 और 60 के दौर में चला था, उसी समय पर यह समाप्त हो गया था। मीसा भी 71 में आया था, 77 में समाप्त हो गया था। मीसा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। सर्वाधिक दुरुपयोग इसी निवारक निरोध अधिनियम का हुआ। इस अधिनियम को इंदिरा गांधी लेकर के आई थी, और इसी मीसा के तहत जो एक काला धब्बा इंदिरा गांधी पर बोला जाता है पंजाब में, वो इसी के तहत है। इंदिरा गांधी के इतिहास पर एक ही काला धब्बा है, और वो है पंजाब कांड, और वो इसी के तहत है, मीसा के तहत। इसके बाद एक लाया गया था 1980 से 80 में, जो आज तक चल रहा है, जिसको बोलते हैं हम एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसको रासोका सामान्य भाषा में बोला जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग इसी निवारक निरोध का होता है। ये क्वेश्चन तमाम बार पूछ लिया गया है, कौन से निवारक निरोध एक्ट का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है? हम कहेंगे रासोका का। ये रासोका होती क्या है? जब कभी भी कहीं वोटिंग वगैरह चल रही होती है, आप गैंग बना करके वहां पहुंच जाते हैं, धमकाते हैं लोगों को, वोट डालने के लिए आप उनको प्रेरित करते हैं अपने पक्ष में, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? रासोका। और रासोका के चक्कर में आप जब भी फंस जाएं तो आप समझ लीजिए कि लंका लग गई, क्योंकि रासोका में अधिकारी इतना स्ट्रांग होता है कि वो जिसको चाहे उसको पिल सकता है। फिर अगर एक बार रासुका का प्रयोग कर लिया 5 लोगों के खिलाफ भी, और 10 लोग लिख लिए उसने वैसे ही, नाम नहीं खोले, अब बच के रहिएगा ऐसी स्थिति में हमेशा। आप ऐसी स्थिति में वो किसी को भी धर सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला निवारक निरोध है टाडा। 1985 में आया था, 95 तक चला था टाडा, टेररिस्ट एंड डिटेक्टिव एक्ट। समझ गए होंगे नाम से, सबसे ज्यादा खतरनाक था, 95 में खत्म कर दिया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी धर्मेंद्र की, टाडा, टेररिस्ट को लेकर के। इसके बाद 2001 में आया, 2004 तक चला था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ये भी सेम था, लेकिन पोटा थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि पोटा में पुलिस के द्वारा
ऐसे ऐसे कांड देखे गए, इसका दुरुपयोग इतना ज्यादा देखा गया। ये दोनों ऐसे कानून हैं, टाडा और पोटा, बड़े भयंकर। इनको बंद भी इसीलिए किया गया था। मान के चलिए आप ऐसा ही है कहीं के, आप घूसखोर हैं, आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई, आपके दिमाग में भरा हुआ है भूसा, आपने उस पर लगा दिया टाडा, आपने उस पर लगा दिया पोटा, और दोनों टेररिस्ट एक्ट हैं। आप तो गए। पुलिस वालों ने सबसे ज्यादा इन दोनों कानूनों का दुरुपयोग किया था, सबसे ज्यादा। हद तो तब हो गई जब 8-8, 9-9, 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चों के खिलाफ पोटा ठोका गया। पोटा 14 साल के बच्चे के खिलाफ, पोटा 12 साल के बच्चे के खिलाफ मुंबई में कांड हुआ। ये क्या है भाई? तो ऐसे कानूनों का खत्म होना जरूरी था, इसलिए ये कानून बहुत लंबे समय तक नहीं चले। पोटा तो 2004 में ही 3 साल ही चल पाया था, और टाडा जरूर 10 साल चला था, क्योंकि टाडा का प्रयोग 18+ पर ही हुआ था, इससे नीचे नहीं आया था। ये सभी क्या थे आपके? ये सभी क्या थे आपके? अरे क्या हो रहा है? एक्ट थे। क्या थे? एक्ट थे। काय के एक्ट थे? निवारक निरोध के। तो निवारक निरोध के कौन कौन से एक्ट हैं? एक वर्तमान में चालू है अप्सपा, कब से लगा हुआ है? 1960 से। फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। एक लगा हुआ है यूएपीए, फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिंग एक्ट। ये दोनों वर्तमान में क्रियान्वित हैं। मीसा समाप्त कर दिया गया। रासुका भी क्रियान्वित है। आज भी चुनाव के दौरान रासुका का बहुत नाम सुनने को मिलता है, और चुनाव प्रक्रिया हो जाने के 3-3, 4-4 महीने के बाद तक भी रासुका के तहत लोगों को नहीं छोड़ा जाता है। टाडा खत्म है और पोटा खत्म है। क्लियर है? और भी कई सारे नियम बने हैं, पर उनसे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। इनसे क्वेश्चन इसी तरीके का पूछ लिया जाएगा, अधिकतर इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है बस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके खिलाफ जब कभी भी कोई भी निवारक निरोध अधिनियम लागू हो जाता है, निवारक निरोध अधिनियम समझ गए होंगे आप, टाडा, पोटा, मीसा, रासुका वगैरह, कोई भी, जब कभी भी आपके खिलाफ कोई भी निवारक निरोध अधिनियम लागू हो जाता है, तो सबसे पहले आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, आपसे पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद आपको हिरासत में ले लिया जाता है। ये हिरासत नॉर्मली होती है, कस्टडी लेना होता है इसको। कस्टडी का मतलब है थाने से ही काम चल जाता है, जेल वेल नहीं भेजा जाता है। और तीसरा, अगर आप सीरियस मैटर में हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर अरेस्ट करने के आदेश होते हैं। ठीक है, अगला, इसके बाद आपको जुडिशियली कस्टडी में दिया जाता है। जुडिशियली कस्टडी का मतलब होता है जेल भेज दिया जाता है। पहले आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पूछताछ में आप निकल गए, पुलिस डाउट में लेती है ना भाई, जितने भी निवारक निरोध हैं वो सारे के सारे किसमें हैं? पुलिस के द्वारा डाउट में लिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के द्वारा डाउट में लगाई जाती है। डाउट में लिए गए तो पहले आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जाता है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। नॉर्मली आप पर कोई डाउट नहीं है तो आप वहीं से रिहा हो गए। अभी आप पर हल्की फुल्की डाउट लग रही है तो आपको नॉर्मली कस्टडी में ले लिया जाएगा, और ये कस्टडी थाने तक रहेगी। लेकिन कोई सीरियस मैटर लग रहा है तो फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? जेल भेज दिया जाता है।
जैसा कि हमने बताया था, जेल में आने जाने की छूट नहीं होती है तथा सारी बातें किसके अंडर में होती हैं? फिर जज के अंडर में होती है। यहां तक आप हैं तो आने जाने की छूट है, अगर आप यहां हैं तो अब आपको आने जाने की छूट नहीं होगी। जेल में होने का मतलब है कि आप जज की कस्टडी में, इसीलिए इसको जेल में कस्टडी में आपको भेजा जा रहा है, तो उसको जुडिशियली कस्टडी बोला जाता है। ठीक है, जुडिशरी कस्टडी के बाद, इसके बाद भी, ठीक है ना, इसके बाद आप छोड़ दिए गए हैं या कुछ भी कर दिया गया है, मान के चलिए कि आपको जज ने रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन जज भी अभी डाउट में है, तो ऐसी कंडीशन में पूर्ण रिहाई नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? पुलिस रिमांड यहीं से शुरू होती है। जज क्या करता है? आपको जेल से उठा करके पुलिस को सौंप देता है। नहीं समझे? इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं? पूछताछ होती है, सामान्य मैटर में हिरासत में ले लिया जाता है, थाने में भेज दिया जाता है। मैटर गंभीर है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके पुलिस किसको सौंप देती है? जेल को सौंप देती है। जेल को जो सौंपा जाता है, इस कस्टडी को जुडिशियल कस्टडी यानी कि जज की कस्टडी बोला जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जज को कोई निर्णय कर पाने में असमंजस है, डाउट है, उसके खिलाफ मान के चलिए सबूत कम है, या उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, ऐसी स्थिति में जज पुलिस को बोलता है कि भाई साहब इतना टाइम है तुम्हारे पास, इसके खिलाफ सबूत हमें एकत्रित करके दीजिए। तो जज क्या करेगा? उससे जेल से निकलवा करके किसको सौंप देगा? पुलिस को सौंप देगा। और जो जेल से निकल करके पुलिस को सौंपने की कंडीशन है, ये बड़ी भयंकर कंडीशन है, इसी को पुलिस रिमांड बोला जाता है। ये पुलिस रिमांड 15 दिन चलती है। 15 दिन में जांच होती है तथा सबूत जुटाए जाते हैं, और जांच के नाम पे बुट ठुकाई होते हैं, जाके कोई लिमिट ना है। टायर के अंदर लॉक कर दे जाओगे और पीछे से लठ बाजोगे, मुंह पकड़ करके पानी में डुबा दिया जाएगा, हाथ पैरों को बुरी तरीके से तोड़ा जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड में है आप, और गलती से आपकी उस थाने में दरोगा से सटकी हुई है, तो मुश्किल ही है कि आगे को जीवन अब तुम्हारा कटेगा। गलती से भी ऐसा हो गया तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो पुलिस रिमांड में कितने टाइम दिया जाता है? 15 दिन का टाइम दिया जाता है, और 15 दिन के टाइम में पुलिस को जांच करनी होती है, सबूत जुटाने होते हैं तथा उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता है। क्लियर है? इस बात के लिए, इस पुलिस रिमांड के लिए महाराष्ट्र में एक कानून बना था, मको का कानून मोस्टली टेररिस्टों को देख करके बनाया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में ही अब तक आतंकवादी जितने भी हमले हुए हैं वो हमने देखा है कि महाराष्ट्र में ही ज्यादा हुए हैं। ताज होटल उड़ा दिया वगैरह वगैरह, जितनी भी कंडीशन है वो सब उधर की है। तो महाराष्ट्र की ही कंडीशन है, तो महाराष्ट्र ने इसके लिए एक नया कानून बनाया था, उस कानून का नाम था मको का। पुलिस रिमांड जो 15 दिन की होती है सामान्यतः सब जगह, मको का कानून के तहत महाराष्ट्र पुलिस उस व्यक्ति को 1 साल तक रिमांड में रख सकती थी। यानी कि गलती ते कोई टेररिस्ट फंस गो ना तो 7-8 पीढ़ी थी मने कर जाओगे, बनी हो मत। ठीक है, अगला जो अधिकार है उसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णन कहां है? अनुच्छेद 23 और
शोषण के विरुद्ध अधिकार, बर्डन कहाँ है? अनुच्छेद 23 और क्लियर है। अनुच्छेद 22 में क्या है? हैं? अनुच्छेद 22 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में निवारक निरोध, यही है। क्लियर है? वो क्रम याद रहेंगे आराम से, सारे हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि पोटा क्या है तो क्या बता दोगे? एक निवारक निरोध अधिनियम है। अगर पूछ लिया जाए टाडा क्या है तो एक निवारक निरोध अधिनियम था। मीसा क्या है तो समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उनमें, है ना। हाउस अरेस्टिंग किसको कहते हैं? हाउस अरेस्टिंग किसी भी व्यक्ति को घर में नजरबंद कर दिया जाता है, उसके सारे कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उसे आने जाने की छूट नहीं होती है तथा उसकी जरूरत के सामान पुलिस उसको मुहैया कराती है ना। कोई दिक्कत है? अगला हम क्या पढ़ रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। कहां पर है? अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 23 फर्स्ट क्या कहता है? अनुच्छेद 23 का फर्स्ट स्पेशली कहता है, ट्रैफिकिंग की बात करता है। ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि तस्करी, तस्करी किसकी? मानव की। मानव की तस्करी का मतलब क्या है? मानव का क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए। मानव का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय को हम क्या कह सकते हैं? वेश्यावृत्ति कह सकते हैं ना। क्रय विक्रय को हम एक और बात कह सकते हैं, वेश्यावृत्ति एक तरह से क्रय विक्रय ही है ना। 5,000 दे दिए, एक नाइट ले गए, 10,000 दे दिए, ये लड़का लड़की सबके लिए होता है। ये क्या है? तस्करी तो है, मानव तस्करी है ना। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों से भिक्षा मंगवाना, और ये चीजें महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज्यादा प्रभावी थी। यहां गुंडा लोग जो वैसे थे, उन लोगों ने क्या कर रखा था कि अभी भी केस खुला एक, अभी 2-3 महीना पहले ही हाथरस के, हाथरस से छोटे छोटे बच्चे, कई हाथरस और आसपास के इलाके के कई सारे बच्चे उन्होंने अगवा कर लिए और उनको महाराष्ट्र में ले जाकर के बेचा। वो लोग क्या कराते हैं? बच्चे की आंख फोड़ दी है, किसी बच्चे का हाथ काट दिया है, किसी बच्चे की उंगलियां काट दी हैं, किसी बच्चे का पैर काट दिया है, और इस तरीके से बच्चों को ऐसा बना दिया है कि वो ऐसे बन जाएं कि जब वो सामने वाले किसी के सामने जाएं, आम आदमी के सामने जाएं, तो आम आदमी पिघल जाए उनको कुछ देने के लिए। उनकी ये दुर्दशा कर देते हैं बच्चों की। एक बच्चे को तो अभी हाथरस पुलिस ने केरला में जाकर के पकड़ा था। सबूत एक के बाद एक, एक के बाद एक। और पता है कैसी कंडीशन? ये 2 घर हैं, ये ए और ये बी, और ए घर में फादर का सन, ये पिता भी अकेला है और इसका पुत्र भी अकेला है, और इनका जो नाती हुआ है वो भी अकेला ही बच्चा है। ये भी टीचर है, ये भी टीचर है। इसकी जो पत्नी है, वाइफ है, वो भी टीचर है। बच्चा अकेला है, उम्र है 4 साल। ये इसका पड़ोसी है। ये जो पड़ोसी है वो इसका घनिष्ठ मित्र भी है, और इसने और इसकी पत्नी ने मिलकर के इस 4 साल के बच्चे को अगवा कर लिया है। अपनी पत्नी को मथुरा जाकर के बिठा दिया है कि जाओ पहुंचाओ जिसको जहां पहुंचाना है वहां, और खुद आकर के सबसे पहले ढिढोरा पीटता है कि बच्चा को। पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस के साथ लगातार 20 दिन तक घूमता है, खुद ही बच्चा को मिल लो ना। यानी कि सबसे बड़ा हमदर्द भी वही है। और जब जैसे जैसे करके राज खुले तब पता चला कि जो हमदर्द है वही साफिर है। तो मानव तस्करी में ऐसे कर दिया जाता है, अंग भंग कर दिए हैं, ऐसे कर दिया है कि आप देखते ही पिघल जाएंगे।
आप उसको कुछ ना कुछ देंगे ही देंगे। तो ऐसी कंडीशनों से बचने के लिए भी एक कानून बनाया गया है, और वो कानून अनुच्छेद 23 फर्स्ट के तहत है। वेश्यावृत्ति आप नहीं कर सकते हैं, ये भी कानून है। वेश्यावृत्ति केवल महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष भी करते हैं, और आजकल तो धड़ेआम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, बॉन्डेड लेबर नहीं लगा सकते आप। बॉन्डेड लेबर का मतलब है किसी को 500 रुपए दे दिए, अब जब तक वो 500 रुपए नहीं दे रहा तब तक 8-10 दिन तक काम करता रहे, जब वो 500 देगा तब, यानी कि बेगारी में लगा दिया आपको। और तमाम आज भी होता है, तमाम ऐसे कर्जदार हैं जिनको कर्जा कहीं से मिलता नहीं है, 50-40 हजार उठा लिए हैं सामने वाले से, अब वो आपको जीने नहीं देता है। आप पैसा भी लौटाएंगे उसको ब्याज सहित, आपसे बेगारी कराएगा अलग से, और आप बड़ी खुशी खुशी कर रहे होंगे। बहुतेरे लोग तो ऐसे हैं कि उनको इन कामों में आनंद भी आता है। इसका मतलब है कि वो अपने मूल अधिकारों को भूल चुके हैं, वो अपने जीवन को भूल चुके हैं, उनको नहीं पता है कि उनके जीवन के मूल्य क्या है। तीसरी बात, बधुआ मजदूर इसी को बोलते हैं, समझ गए होंगे। फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, बलात् श्रम या जबरदस्ती किसी को काम पर नहीं लगा सकते। आप किसी व्यक्ति को काम पर लेकर के आए, काम बताया उसको थोड़ा, अपने घर ले आए, वहां पता चला कि काम ज्यादा है, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, अब आप लठ लेकर के बैठ के करके दिखा, ऐसा नहीं हो सकता। ये काम नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली इसके खिलाफ कानून है। अगर उस व्यक्ति ने कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा डाल दिया तो लड़ते रहना फिर आराम से, क्योंकि सीधा सीधा मूल अधिकारों का हनन है। क्लियर है? नेक्स्ट, अनुच्छेद 23 सेकंड। लेकिन 23 फर्स्ट में जितने भी काम थे वो सारे काम कराए जा सकते हैं। कब? जब मामला राष्ट्र हित का हो, मामला आपातकाल में सरकार का हो, उपरोक्त सभी काम करा सकती है। ऊपर के जितने भी काम थे, मानव की तस्करी भी करा सकती है, बंधुआ मजदूर भी करा सकती है, बिना पेमेंट के भी मजदूरी करा सकती है। कोरोना काल क्या हुआ था? डॉक्टरों को पेमेंट दिया था क्या? पुलिस वालों का पेमेंट काटा था कि नहीं? आर्मी वालों का पेमेंट काटा था कि नहीं? मतलब क्या है ये? यानी कि सारे काम कराए जा सकते हैं। कब? जब आपातकाल हो, देश हित में हो। ठीक है ना? एक और चीज, इसी के तहत एक काम और होता है। एमबीबीएस जितने भी डिग्री धारक होते हैं, एमबीबीएस की डिग्री का प्रमाण पत्र उसको तभी दिया जाता है वो जब कम से कम 6 माह तक किसी गांव में जाकर के अपनी प्रैक्टिस करा के सबूत देता है। वो बात अलग है कि आज तक कोई भी एमबीबीएस किसी भी गांव में अपनी सेवा देने नहीं गया। 1500 का गांव के दे, 10-5 हजार दे दे का हुआ, और अगर गलती से 10-5 हजार दे दे प्रधान है तो वो तो और कुछ करवा दे। हाँ आए हो, हमारे यहाँ रहे हो, हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस करा तू। गांव के सब लोगों ने के जाने इंजेक्शन लगाए, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि अगर वो ऐसा सर्टिफिकेशन उसको नहीं मिलता है तो उसको उसकी अपनी अपनी डिग्री भी नहीं मिलेगी। भारत में शोषण हो रहा है, ये बात सिद्ध है, लेकिन ये शोषण हो इसलिए रहा है क्योंकि आम जनता यहां बेवकूफ है। हम अपने पड़ोसी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि या तो वो हमारे लेवल का है या हमसे निचले लेवल का है, लेकिन हम उसकी मदद करने जरूर जाएंगे, उसकी बेगार करने जरूर जाएंगे जो करोड़पति है। ये मनसा है आदमी की। आदमी को लगता मैं वहां काम, मतलब उसको लग रहा है मेरी पहुंच का पता ही नहीं, जबकि हकीकत बात यह है कि जो हमारे लेवल का है या हमसे नीचे के लेवल का है वो हमारे काम आ जाएगा। जो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है वो जिंदगी में काम नहीं आने वाला। तो आदमी की मेंटलिटी बदल चुकी है। जो सही बात कह रहा होगा उसकी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, और जो भाइयों बहनों कहेगा ना, ओहो ऐसी रहते दिल में उतर गई बस, जे ये अपना बनाए कोई और,
अब कोई हथी ना है, वो तो जी है। तो ये सब कंडीशन यहीं से उभर रही है। नेक्स्ट अनुच्छेद 24। तो 23 समझ गए ना, कोई दिक्कत 23 में? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 23 का फर्स्ट क्या कह रहा है? 23 का फर्स्ट क्या कह रहा है? मानव तस्करी नहीं कराई जा सकती, बॉन्डेड लेबर नहीं रही सकती, तथा किसी से जबरदस्ती काम। 23 का सेकंड क्या कह रहा है? लेकिन ये सारे काम कराए जा सकते हैं जब, कब? जब आपातकाल। ठीक है। 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरे काम नहीं कराए जा सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरे काम नहीं कराए जा सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि उन्हें कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, खदानों में नहीं लगाया जा सकता, उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। लेकिन इस एज के बच्चे लगे हुए हैं सबसे ज्यादा सबसे खतरनाक उद्योग में, पटाखा उद्योग में। तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, वहां पटाखे बनाए जाते हैं और वहां की 80% से भी ज्यादा लेबर यही है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। सबसे ज्यादा बाल श्रम कालीन उद्योग में है। कालीन समझते हैं क्या होता है? कालीन यही दरी वगैरह, जो हथकरघा उद्योग जिसको बोलते हैं। और इस उद्योग की एक सबसे बड़ी बुरी स्थिति ये है कि इसमें जो रंग वगैरह लगाए जाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। इन रंगों में खतरनाक रसायन होते हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, जो आपके शरीर को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बच्चा इसी में लगा हुआ है। किसी एक उद्योग में सबसे ज्यादा, पटाखा उद्योग में, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक बाल श्रम है किसमें? तो कालीन उद्योग। क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरे काम नहीं कराए जा सकते, अनुच्छेद क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन बातें हैं, समझिएगा। अनुच्छेद 25 का फर्स्ट कहता है आंतरिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। कैसी? आंतरिक स्वतंत्रता, यानी कि अंतःकरण की। आंतरिक यानी कि अंतःकरण की। अंतःकरण की का मतलब क्या है कि हमको किसी भी धर्म को स्वीकार करने की छूट है। हम किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण में स्वीकार कर सकते हैं, उसकी हमें छूट है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? 25 फर्स्ट। यानी कि पर्सनल लॉ यहीं से निकला हुआ है। पर्सनल लॉ का मतलब तो यही है ना, किसी भी धर्म को स्वीकार करना, और प्रत्येक धर्म के लिए अपने अपने अधिकार होंगे। पर्सनल लॉ का अधिनियम कब है? 1900। पर्सनल लॉ अधिनियम कब है? 1937। दूसरी बात, धार्मिक कार्य और उनके रीति रिवाजों से कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र रख सकता है, चाहे तो उनमें संलग्न हो सकता है। धार्मिक प्रचार की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, और धार्मिक प्रचार के तहत ही सिखों को 5 कर रखने की छूट होती है: कृपाण, कंघा, कड़ा, कच्छा और केस।
मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की छूट है इसी के तहत। हिजाब ऊपर तक कालो कालो ढक लें, बुरखा। हिंदू धर्म में महिलाओं को सिंदूर लगाने की छूट है। ये सारी छूटें यहीं से निकली हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता का, वो धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो 25 का फर्स्ट अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, समझ गए। 25 का सेकंड धार्मिक कार्यों के रीति रिवाजों को मानने या न मानने की छूट, और 25 का थर्ड धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है? पर्सनल लॉ एक्ट 1900, पर्सनल लॉ के तहत ही अभी आपने एक विचार सुना होगा 3 तलाक वाला मुद्दा, और ये 3 तलाक वाला मुद्दा उठाया था सायरा बानो ने। सायरा बानो एक अभिनेत्री हैं, इन्होंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, 3 तलाक के बारे में पूरा पाठ कराएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 25। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार अर्थात ग्रुप में स्वतंत्रता या सामूहिक स्वतंत्रता, मंदिर बनाने की छूट, मस्जिद बनाने की छूट, जुलूस निकालने की छूट, वैधानिक खर्चे देने की छूट, ये सब कहां से निकल रहा है? 26 से। समझ गए? आपको मंदिर बनाना है तो आपको मंदिर बनाने की छूट है, अनुच्छेद। किसी को मस्जिद बनानी है, अनुच्छेद। किसी को गिरजाघर बनाना है, अनुच्छेद। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को सिंदूर लगाना है, अनुच्छेद 25 का 3। किसी को हिजाब पहनना है, अनुच्छेद 25 का 3। मुझे सिख धर्म अपनाना है, अनुच्छेद 25 का 1। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मुझे दिवाली को हर्षोल्लास से मनाना है, अनुच्छेद 25 का 2। धार्मिक रीति रिवाज, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? क्लियर है ना? और 26 समझ गए? मंदिर बनाने की, मस्जिद बनाने की, जुलूस निकालने की, वैधानिक खर्चों की, सामूहिक स्वतंत्रता यानी कि ग्रुप में धर्म की स्वतंत्रता। क्लियर है? ग्रुप में धर्म की स्वतंत्रता 26 और पर्सनल धर्म की स्वतंत्रता 25। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों का धन टैक्स फ्री होगा। मेरे हिसाब से यही दुनिया को सबसे बड़ा गंदो काम है वो। अगर ऐसा ना हो तो एक मठाधीश दिखाई ना दे तो, एक बाबाजी नजर ना हो तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन धार्मिक कार्य वृद्धि कर देने या न देने के लिए नागरिक स्वतंत्र होगा। सत्ताईस कहता है धार्मिक कार्य का धन जो होगा वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन धर्म के नाम पर मैं पैसा दूं कि नहीं दूं ये मुझ पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति आया, बोला काली माँ का मंदिर बना रहा हूं, 1100 की पर्ची काट दी, थमा दिए, लो लो मैं ना मन होती देवी का, वो आगे ना हंगामा ना करेगा, निकल ले जल्दी, ये मेरी पर्सनल छूट है, मैं चाहूं तो दूं, नहीं चाहूं तो ना दूं, मैं चाहूं तो धर्म स्वीकार करूं, ना चाहूं तो ना करूं। अंतःकरण, अंतःकरण 25 है ना। मैं नहीं मानता किसी धर्म को, मैं मानता हूं सबसे ऊपर मानवतावाद को। सॉरी। तो वो कहां से निकल के आ रहा है? 25 फर्स्ट यहीं से ना। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? चलिएगा। देना या न देना, नागरिक इसके लिए क्या है? स्वतंत्र है। और ये कहां पर है? अनुच्छेद 27 में है। लेकिन किसी भी धर्म स्थल पर जाने के लिए अगर कोई एंट्री फीस है तो एंट्री फीस लगाई गई है वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। यानी कि अगर सरकार आज ठान ले कि मुझे देश से
धर्म के ऊपर हो रही लूटों को खत्म करना है तो आज खत्म कर सकती है। ये टैक्स लगाती जरूर सरकार है, लेकिन ठेका दे देती है समितियों को। भारत में इतना इतना चढ़ावा आता है, इतना इतना चढ़ावा आता है, जिस चढ़ावे की कोई लिमिट नहीं है। साईं बाबा, पंचमुखी बालाजी, इतना चढ़ावा है इन जगह पर कि अगर इस पैसे का वाकई में किसी राज्य के लिए प्रयोग कर लिया जाए ना, गांव और राजभूत तो छोड़ो, जिला तो का राज्य का भी प्रयोग कर लो जाए तो राज्य को राज्य उभर जाएगा पूरा। लेकिन पूरे पैसे को वही पाखंडी खा जाते। नेक्स्ट, अनुच्छेद 28, सरकारी खर्चे चलने वाले संस्थान यानी कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली बात, धर्म के नाम पर स्वतंत्रता है 25, 26, 27 में, और उन पर स्टॉपेज है 28 में। समझ गए ना? 25 में पर्सनल स्वतंत्रता है, 26 में ग्रुप में स्वतंत्रता है, और 27 में उसके नाम पर पैसा दें कि ना दें ये हमारी छूट है। लेकिन 28 में क्या है? सरकार क्या कह रही है? कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट चल रहा है वहां तुम धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धर्मस्व न्यास के अधीन संस्थानों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर कोई जेई कामकाज बनाया हुआ है तो मां दी जा सकती है। यानी कि अब तुम विरोध करो कि मुसलमान के जो कहा चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मुसलमानों के जो स्कूल चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? मदरसा। कि मदरसा में मुस्लिमों को मुस्लिम शिक्षा क्यों दी जाती है? हम इसका विरोध करते हैं। तो करो, क्या कर लोगे? आपको छूट है भाई। तो तुम्हारे यहां जो सरस्वती विद्यालय है उनमें नहीं दी जाती? उनमें भी तो दी जाती है। तो मतलब तुम करो तो रासलीला और वो करें तो करेक्टर ढीला, तो गड़बड़ी होगी ना। इसी को कहते हैं अशिक्षा का अभाव। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, सारी चीजें पता नहीं होती हैं, तो गैर जिम्मेदाराना वातावरण बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया था 1950-51 में, और इसके तहत धर्म और राजनीति को पृथक किया गया था। धर्म को अलग और राजनीति को अलग। क्या अलग अलग किया गया था? कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। लेकिन आज तो सबसे ज्यादा ड्रामा यही चीज कर रहा है। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर हो, पुलवामा के नाम पर शहीद हुए लोगों के लिए मुझे वोट दोगे कि नहीं? क्या ये? मैंने राम मंदिर बनाया, वोट मिलना चाहिए कि नहीं? क्या ये? यानी कि जो कानून है उन कानूनों का भी धड़ल्ले से मजाक बनाया जाता है। धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रहा है। राम मंदिर को तो सबसे ज्यादा भय है, सबसे ज्यादा चुनावी फंडा बना है राम मंदिर। क्लियर है? अगला जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हम कहते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। यानी कि जो कम है उनकी, ये अल्पसंख्यक किस किस आधार पर हो सकते हैं? संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे को किसी भी संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। एजुकेशन वहां चल रही है तो वो उसको दी जाएगी।
क्या आपने सुना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में केवल मुस्लिम पढ़ते हैं? समझ रहे हैं ना? क्या आपने सुना है वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में केवल हिंदू पढ़ते हैं? क्या आपने सुना है किसी सरस्वती विद्यालय में केवल केवल हिंदुओं को जाने की छूट है? मतलब क्या है? यही है। कहां से निकल रहा है? 29 से। कहां से निकल रहा है? अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक तो इन आधारों पर विभेद नहीं होगा और अल्पसंख्यक राज्य के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं। एमपी में और दिल्ली में दोनों में जैनों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। सरकार उन्हें इसके लिए धन भी उपलब्ध कराएगी, जैसे मदरसे चलते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय चलते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए होंगे सारा डाटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, आगे अनुच्छेद 31 के बारे में हम बता ही चुके हैं पहले। अनुच्छेद 31 निश्चित हो चुका है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था। उसे हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। तो अनुच्छेद 31 जो है वो खत्म है। अनुच्छेद 32 पर आते हैं। ये वह अनुच्छेद है जो मूल अधिकारों को वाकई में मूल अधिकार की स्थिति में लेकर के जाता है। क्वेश्चन ऐसे करके ही पूछ लिया गया है, कौन सा मूल अधिकार मूल अधिकारों को मूल रूप में लेकर के आता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा या उसका हृदय या उसका संरक्षक या इसकी प्रतिभूति बताई है। किसने बताया है? बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया ये भी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। ये एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो सामान्य व्यक्ति को सीधा सुप्रीम कोर्ट लेकर के चला जाता है। सामान्य व्यक्ति को सीधा सुप्रीम कोर्ट लेकर के चला जाता है। ठीक है ना? रिट दायर होती है सुप्रीम कोर्ट की रिट। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट दायर होती है, रिट दायर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है अनुच्छेद 32 के तहत और एक होता है 226 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए रिट जारी हो सकती है और 226 के तहत हाई कोर्ट के लिए रिट जारी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट हैवी है। ठीक है? और ये एकमात्र ऐसा मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रभावी हो जाता है कौन? हाई कोर्ट। समझ गए? तो एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जो सीधा सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा सकता है कौन सा है? अनुच्छेद 32 है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसे संविधान का गारंटी पत्र कहा जाता है? मूल अधिकारों का गारंटी पत्र। अनुच्छेद 32 को कौन मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाता है? अनुच्छेद 32। और न्यायिक कार्रवाई के लिए रिट जारी होती है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। ये रिट क्या होती है? ये रिट ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है, यानी कि कोर्ट के आदेश को क्या बोला जाता है? रिट बोला जाता है। कोर्ट के आदेश को क्या बोला जाता है? रिट बोला जाता है। ठीक है? कोर्ट के आदेश को क्या बोला जाता है? रिट बोला जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के मामले में रिट सुन सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार तथा कानूनी अधिकार दोनों मामलों में रिट सुन सकता है। यानी कि रिट सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मैटर पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है।
जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों के तहत रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत फंडामेंटल राइट पर और अनुच्छेद 226 के तहत किसके पर? कानूनी अधिकार पर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अगली बात, ये जो रिटें होती हैं ये टोटल, ये जो रिट जो होती हैं ये टोटल कितने प्रकार की होती हैं? टोटल 5 प्रकार की होती हैं। रिट टोटल कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली रिट को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। सबसे पहली रिट को क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर इस रिट के जारी हो जाने के 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाया जाता है उस व्यक्ति को यानी कि संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जिस भी कोर्ट के द्वारा लगाई गई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उस कोर्ट के सामने पेश होना होता है। ये पेशगी सशरीर पेशगी होती है। कैसी होती है? सशरीर पेशगी होती है। इसे पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है किसे पोस्टमार्टम रिट कहते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि ये प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होती है, सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है। ठीक है। दूसरी रिट होती है जिसे हम बोलते हैं परमादेश। इन रिटों के कंसेप्ट को समझते चलिएगा। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह में, सब में, एसआई वगैरह में, सब में यहां से क्वेश्चन आया है, सब में। इसलिए कंसेप्ट समझते चलिएगा अच्छी तरीके से। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ गए ना? 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर प्रस्तुति को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर प्रस्तुति क्या कहलाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। इसी को हम पोस्टमार्टम रिट भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि ये केवल सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं और हम आदेश देते हैं, यह सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होगा। परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं होता है? प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होता है तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होता है। बाकी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सबके खिलाफ ये जारी हो सकता है। और परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं और हमने आदेश दे दिया, इसका मतलब इतना जो हमने टाइम बाउंड दिया है उतने टाइम में उस व्यक्ति को लाकर के यहां पेश कीजिए। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे प्रकार की जो रिट होती है इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। ये अच्छा है, ये बढ़िया रिट है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपको क्या अधिकार है। आपको क्या अधिकार है, इसे मतलब आप समझ लीजिए कि आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, आपके पास टिकट नहीं है, आप खड़े हैं डिब्बे के किनारे, कोई पुलिस वाला उसमें चढ़ा और आपसे बोला टिकट दिखा, तो 2 थप्पड़ लगाइएगा उसको खींच करके। बेहुदे, तेरा अधिकार क्या है हमसे यहाँ टिकट चेक करने का? तेरा अधिकार है कानून संभालने का, वहां संभाल। यहां देखने के लिए आरपीएफ है ना, किसके लिए है वो? रेलवे पुलिस फोर्स। समझ गए? नहीं समझ गए? और रेलवे पुलिस फोर्स भी टिकट चेक नहीं करेगा। वो किसके लिए है? कानून व्यवस्था बनाने के लिए। वहां टिकट चेक करने का अधिकार किसका है? टीसी का। मोस्टली तमाम ऐसे पुलिस फोर्स के अधिकारी होते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स के भी अधिकारी, जो मांग लेते हैं ला टिकट, आदमी घबरा जाए तो पैसा दे देते तो उन्हें ले जा। वो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों कर लेंगे? नहीं समझे? क्लियर ना? यानी कि हम सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपको क्या अधिकार है। कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच इसमें होती है। कहूं धांधली ते नौकरी तो ना लग गई, इस तरीके की पदों की जांच होती है। तमाम ऐसी बातें देखने को मिली। दो भाई थे, एक 3वीं पास था, एक हाई स्कूल कर रखा था।
जो तीसरी पास था उसकी हाइट कम थी, जो हाई स्कूल पास था उसकी हाइट कम थी, जो तीसरी पास था उसकी हाइट बम्पर, यानी कि उसका फिजिकल ठीक था, उसका नहीं था। नौकरी निकली आर्मी की, तीसरी पास नौकरी देखने चला गया अपने भाई के कागजों पर, नौकरी लग गई, पूरी नौकरी भी कराया, मर भी गया। इस टाइप के जो केस खुलते थे इनको हम धांधली बोलते हैं, इनकी भी जांच यही होती है। यानी कि कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच होती है, कहीं धांधली से तो नहीं लग गया है। पद के संदर्भ में अधिकारी को चुनौती दी जा सकती है कि भाई साहब तुम्हें कहां थे अधिकार में लिखो जो हमारी टिकट देख को, तुम कैसे टिकट देख सकते हो भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे। कांस्टेबल चालान नहीं काट सकता है, और डर पे जान दे मोटरसाइकिल लेके जा रहे, कांस्टेबल तो छोड़ो, कांस्टेबल तो नीचे के आजकल वो लगा दें, ओ बाने हाथ दे घबराएगे, पसीना पसीना है गे, पान से निकार बाने कही अच्छा चुप पसीना सरका दे, अरे वो कुछ कर ही नहीं सकता भाई। एएसआई से नीचे के पद का कोई भी व्यक्ति आपका चालान नहीं कर सकता। एएसआई से नीचे का कोई भी व्यक्ति आपका चालान नहीं कर सकता, समझ रहे नहीं, यानी कि पद के संदर्भ में आप चुनौती दे सकते हैं। क्लियर है, इसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार पक्ष। और अगर ऐसा किया है तो आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, चला जा तो ही बताओ मैं तेरी नौकरी देखता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट और जाएंगे ना, समझे। नेक्स्ट, अगला जो रेट होता है इसको कहते हैं प्रतिषेध, क्या कहते हैं, स्टे ऑर्डर। सामान्य भाषा में गांव में लोग कहते थे ना स्टे ले आया मैं, तो कोई भी विवादित मामला, कोई भी विवादित मुद्दा, कोई भी विवादित जमीन दो पक्षों के बीच है और उनमें से कोई एक पक्ष उस पर काम करना शुरू कर देता है तो सामने वाला पक्ष उस पर स्टे ला सकता है। ये स्टे उसको 226 के तहत कानूनी अधिकार के तहत हाई कोर्ट से भी मिल सकती है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी मिल सकती है। ये स्टे 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने दिन के लिए चाहो उतने दिन की हो सकती है, अनिश्चित काल के लिए हो सकती है, ये कहकर के कि जब तक हम दोनों के बीच तालमेल ना बिठ जाए पड़ा रहने दो। नहीं समझे, क्लियर है। इसी स्टे ऑर्डर के तहत हाई कोर्ट के कार्य लोअर कोर्ट के द्वारा रोक दिए जाते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, अब समझिए। मान के चलिए कि हम पर कोई मुकदमा चल रहा है, हम पर कोई मुकदमा चल रहा है और मुकदमा है मान के चलिए गबन का। गबन समझते हैं, नहीं समझते, पैसा चुराने का। ये मुकदमा चल रहा है आपके लोअर कोर्ट में, आप कार्रवाई करते करते थक गए, आपने कहा यार किया क्या जाए इसका, समझ में नहीं आ रहा कुछ, आपने कहा कोई बात नहीं हम जाते हैं हाई कोर्ट। हम इस गबन के मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट गए और हमने कहा भैया ये उस आदमी से गलती से डल गया है, वो ये डालना नहीं चाहता था, डल गया है, हम लोगों के बीच सामंजस्य बैठने की स्थिति है लेकिन वकील नहीं होने दे रहे, जब तक हम दोनों में सुलह नहीं हो जाती इस पर आप स्टे कर दीजिए, इस पर इस जो लोअर कोर्ट में काम चल रहा है उसको आप रोक दीजिए। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, स्टे दे दिया मतलब बात खत्म, तो मपे घर वो अपे घर, अब जा कर ले दो जो कुछ करना सो जाकर, उस मुद्दे पर कुछ होगा ही नहीं है। समझ गए ना स्टे का मतलब, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वर्ग पर ला सकता है, यानी कि जो स्टे लाई जाती है वो स्टे निचले कोर्ट पर ऊपर वाला कोर्ट लेकर के आता है, निचले कोर्ट में जो वर्क चल रहा है उसको रोक देता है ऊपर वाला कोर्ट, इसी को क्या बोला जाता है, स्टे। क्लियर है। अर्थात स्टे किसके खिलाफ लाई जाती है, लोअर कोर्ट के
कार्रवाई के खिलाफ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, अगला होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है अधिक या पूर्णतया जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये किसी भी कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ला सकता है। ये तब लाया जाता है जब फैसला हो चुका है। नहीं समझे? नहीं समझे? गबन वाला जो मुद्दा था, मान के चलिए उस पर आपको स्टे नहीं मिली, लोअर कोर्ट ने आपको दंडित कर दिया, लोअर कोर्ट ने आपको 5 साल की सजा दे दी। आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट दायर कराइए। ये जो मुद्दा है मेरे विपक्ष में जो गया है ये गलत अंदेशों के अनुसार गया है, मुझे इससे छूट चाहिए। उसको कहा जाता है क्या? उत्प्रेषण। समझ गए ना? उसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण किसके बाद आता है? समझ गए ना? फैसले के बाद आता है। इसमें क्षेत्राधिकार देखा जाता है। लोअर कोर्ट है तो हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया तुम आगे आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनी हो जाए, मारे को बाकी बहुत का जज बहुत जोड़ते। हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सौटेगा, काय को सुनेगा? पता चला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पूरी लंका लग गई। नहीं समझे? यानी कि क्षेत्राधिकार देखा जाएगा, अगर अनुचित न्याय हुआ है तो इसको भी देखा जाएगा, तथा कोई न्याय कहीं अप्राकृतिक तरीके से तो नहीं हो गया है, इस बात को भी देखा जाएगा। यानी कि हो सकता है कि जजमेंट गलत तरीके से दे दिया गया हो, तो उस बात को भी देखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इसी को क्या बोला जाता है? उत्प्रेषण। तो टोटल रेट कितनी होती है? 5। क्लियर है पांचों? उत्प्रेषण कब लागू होगा? उत्प्रेषण लागू कब होगा? जब निचले सदन में, जब निचले सदन में क्या हो जाएगा? जब निचले सदन में क्या हो जाएगा भाई? कोई फैसला हो जाएगा और उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे तब। दूसरा होता है प्रतिषेध। ये किसके खिलाफ जारी होता है? लोअर कोर्ट के खिलाफ। कौन करता है? उससे अपर कोर्ट, है ना। तीसरा होता है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है? अधिकार देखे जाते हैं उस व्यक्ति के, तुम इस काम को करने के लायक हो कि नहीं हो। और क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सशरीर प्रस्तुति करनी होती है 24 घंटे के भीतर, है ना। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इनमें? चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 33। मूल अधिकार सीमित हैं। किन के लिए? सुरक्षा बलों के लिए। सुरक्षा बल जैसे सेना है, पुलिस है, गुप्तचर विभाग है, राजदूत है, मीडिया है, इनके लिए क्या है? मूल अधिकार सीमित है। इनके मूल अधिकार क्या हैं? सीमित हैं। आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप सेना में कमांडर हैं, आपके पास कोई गुप्त सूचना है, वो सूचना ऐसी है कि आपको कब पाकिस्तान पर अटैक करना है, कौन से तरीके से करना है। आप आए मीडिया के सामने और बोलने लगे क्यों? मुझे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सुनो भाई हम ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान में मारेंगे, नहीं बोल सकते। समझ गए ना? यानी कि आपके मूल अधिकार क्या हैं? सीमित है। कोई दिक्कत है इसमें? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ का वर्णन है, सेना का कानून बोलते हैं। इस जब कभी भी सेना का कानून यानी कि अनुच्छेद 34 लागू होता है, मूल अधिकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 35, संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी
और शक्तिशाली बनाने के लिए कोई भी नए कानून बना सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन ये कानून या ये एक्ट 5 अगस्त 2019 से क्या हो गया है, समाप्त हो गया। अनुच्छेद 370 1947 से प्रभावी था, जम्मू कश्मीर के मामले पर वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। इसमें भारतीय सेना के कमांडर या ब्रिगेडियर कौन से थे, ब्रिगेडियर उस्मानी। क्लियर है, खत्म, मूल अधिकार समाप्त, मूल अधिकार पूरे समाप्त।